हेलो एवरीवन, वेव क्लासेस मसूरी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स में ऑप्टिक्स का स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 12 तक डाला गया है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 13 को। जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा रिफ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं कि आप पीछे वाले वीडियो को देख रहे होंगे। अगर देख के आए हैं तो रिफ्रैक्शन आपको पता चल गया होगा कि रिफ्रैक्शन कहते किसको है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसका लॉज भी आपको बताया गया कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसको कहा जाता है। इसका दो लॉ होता है। लॉ को अगर यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो ये इंटरफेस है, नीचे मान लीजिए वाटर है और ऊपर मान लीजिए एयर है, ठीक है। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ये अपने पाथ से डिविएट होता है। इस फिनोमेना का नाम होता है रिफ्रैक्शन। इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। मान लीजिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू है। दोनों का वैल्यू हम निकालना आपको बता दिए हैं, तो अभी हम डाटा पे नहीं जा रहे हैं, बस मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। तो आपको अंदाजा मिल गया होगा कि जो वाटर है वो एयर के कंपेयर में डेंसिटी ज़्यादा उसका है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है। ये कैसे पता चला? तो वाटर का डेंसिटी जो ज़्यादा डेंस है, जो मीडियम ज़्यादा डेंस है उसको हम बोलते हैं डेंसर, और जो कम है डेंस उसको हम बोलते हैं रेयर। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ गया। फर्स्ट लॉ क्या कहा था? लॉ पे आते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक प्लेन में होगा, एक पॉइंट पे होगा, कुछ भी बोल सकते हैं। सेकेंड लॉ जो बोलता है वो क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन एंगल, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट किसके टर्म में आया? तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आया। आपको लिखना भी सीखा है, कैसे लिखना था? साइन आई अपॉन, जिधर का ऐसे भी लिखिए। आप इस फॉर्म को याद करना चाहते हैं तो ये भी याद कर सकते हैं। दोनों तरीका बताए थे, देखिए फिर से बता दे रहे हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट के जगह पे? तो अगर एंगल ऊपर में देखिए एंगल कौन आ रहा है? आई। तो अगर इसके सामने में लिखना है नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे वाला कौन है? म्यू डब्ल्यू, तो यहां पे आएगा म्यू डब्ल्यू। नीचे में एंगल कौन आ रहा है? आर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा? म्यू ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आसान पड़ता है। जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल साथ में लीजिए, तो क्या लिखाएगा? म्यू ए साइन आई इक्वल टू, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल साथ में लीजिए, तो क्या लिखाएगा? म्यू डब्ल्यू साइन आर। ये हमारा स्नेल्स लॉ है। इसी का जो रिफ्लेक्शन का जो नियम है, लॉ है, इस सेकेंड लॉ को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ। अभी स्नेल्स लॉ को थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या है। तो चलिए, इतना चीज का डिस्कशन पीछे का वीडियो में हुआ था, आज स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक इसका, इसलिए हम इसको रिकैप करके चल रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्नेल्स लॉ। आज का जो टॉपिक है ये है स्नेल्स लॉ। ये जो हम अभी पढ़े, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी का नाम होता है स्नेल्स लॉ। अब इसमें इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है वही है स्नेल्स लॉ। थोड़ा सा इसमें हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि स्नेल्स लॉ कहाँ पे लगाना है। तो यहां पे सबसे पहले जो वर्ड आएगा, फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट, for monochromatic light the ratio of sine of angle of incidence, for monochromatic light the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे समझिए, अगर ये हमारा इंटरफेस है, नीचे का मीडियम है हमारा वाटर है और ऊपर का एयर है, और ये हमारा नॉर्मल है। अगर यहां से लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, अब सबसे पहले समझिए कि जो मोनो का मतलब वन, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब आप समझिए कि एक कलर का लाइट होना चाहिए, वन कलर। व्हाइट लाइट में कलर आपको पता है कि 7 होता है। तो देखिए दिक्कत कैसे होता है कि जो स्नेल्स लॉ है वो एक ही कलर के लाइट के लिए वैलिड होता है, ये दिमाग में हमेशा रखना है। स्नेल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब एक कलर के लाइट के लिए जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो वैलिड है। अगर एक कलर का ना हो, जैसे यहाँ पे हम ले आए व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट में आपको पता है कि 7 कलर है।
अब यहां से जैसे ही लाइट दूसरा मीडियम में जाएगा तो 7 कलर है, सातों का वेवलेंथ अलग अलग होता है। वेवलेंथ का आपका पता है, नहीं पता तो यहां पे समझिए, विबजियोर इसका 7 कलर होता है, यही होता है ना। अब इसमें लैम्डा का अगर बात करें तो वॉयलेट का सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड कलर का। जिसका वेवलेंथ, ये बचपन में आपको सिखाया गया होगा कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका जो बेंडिंग होगा वो सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम बेंडिंग किसका, रेड कलर का, और सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका, वॉयलेट कलर का। अगर हम यहां से 7 कलर का लाइट, व्हाइट लाइट को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं तो इसमें 7 कलर है, सातों का वेवलेंथ अलग अलग। तो यहां पे जो डेविएशन होगा वो इस तरह से होगा, देखिएगा इसका इस तरह से डेविएशन होगा, बीच में भी और होगा। 7 कलर अलग अलग एंगल से टूटेगा। यहां से एंगल देखेंगे, सबसे नीचे है वॉयलेट और सबसे ऊपर रेड। क्यों? क्योंकि इसका जो डेविएशन देखिए, इसको जाना चाहिए था सीधा, तो सबसे कम डेविएशन किसका हुआ, रेड का, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, वॉयलेट का, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। तो यहां से देखिए तो सबका एंगल अलग अलग बनेगा ना, सबका एंगल अलग अलग बनेगा। तो आर का वैल्यू हम किसका लें? अगर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करा दें और यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहें तो किसका आर लेंगे? यहां पे सबका आर तो अलग अलग है, इसलिए ये वैलिड नहीं होता है। इसलिए किसके लिए वैलिड होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा। अब यहां से थोड़ा सा देखिए, अगर हम बोल दें इसी डायग्राम में, स्टेटमेंट आपको पता हो गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये आपका इंटरफेस था, ये नॉर्मल था और यहां से लाइट को इंसिडेंट का, अब यहां पे बोले कि मोनोक्रोमेटिक है, ये जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक है। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर इस मीडियम में जाएगा तो बताइए, सिंगल कलर है तो उसमें 7 कलर तो टूटेगा नहीं। अब इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये चल गया, इस ऐसे चल गया। मान लीजिए कि डेंसर है, ठीक है, और ऊपर वाला रेयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है और इसका मान लेते हैं μ2 है। μ2 का वैल्यू μ1 से ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि डेंसर है। अगर यहां पे हम बोले तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहां पे बोले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब यहां पे स्नेल्स लॉ वैलिड है, लेकिन अगर यही 7 कलर का हो जाए मोनोक्रोमेटिक की जगह पे तो ये वैलिड नहीं होगा। यहां पे क्या लिखने पड़ेगा हमको? जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, तो क्या बनेगा? μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, वैलिड है। तो ये है स्नेल्स लॉ, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है उसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। कैसे अप्लाई करना है इसको हम क्लियर किए कि एक कलर के लिए लाइट के लिए वैलिड होगा। अगर एक कलर से ज़्यादा, अगर बहुत सारा रे उसमें कंबाइंड है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट में 7 कलर होता है, तो उसके लिए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हमारा रिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन हमारा कंप्लीट है। अब रिफ्रैक्शन में एप्लीकेशन है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में बहुत सारा फेनोमेना होगा, उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। जिसमें पहला नंबर का हम अभी डिस्कस करते हैं, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब आपको पता है, कांच का एक टुकड़ा, जैसे यहां पे बोर्ड पे दिखाएं तो इसको आप मान लीजिए कि ग्लास स्लैब है। क्या ये? ग्लास स्लैब मतलब कांच का एक टुकड़ा है। थोड़ा मोटाई इसका ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस मान लीजिए टी है। अगर हम यहां से नॉर्मल दिखाएं तो ये नॉर्मल होगा, और लाइट को हम एयर से इंसिडेंट करवा रहे हैं। ऊपर एयर, बीच में ग्लास, नीचे भी क्या होगा? एयर। रिफ्रैक्शन दो बार होगा, एक बार इस सरफेस से होगा, एक बार इस सरफेस से होगा। अब यहां से देखिए, अगर लाइट को हम इस तरह से इंसिडेंट करवाए हैं तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये बेंड कर देगा टूवर्ड नॉर्मल। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में आ रहा है, ठीक है, डेंसर मीडियम में आ रहा है तो इससे टूवर्ड नॉर्मल बेंड किया। इस एंगल को अगर हम बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ले लेते हैं। अब यहां से बाहर निकलेगा तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल भी कितना होगा? आर। ये दोनों लाइन पैरेलल है, नॉर्मल नॉर्मल पैरेलल, इसको इंटरसेक्ट किया है तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल बराबर हो गया। अगर ये वाला एंगल आर है और यहां से फाइनली बाहर निकलेगा, तो बाहर कैसे निकलेगा? अब डेंसर से रेयर जा रहा है तो डेंसर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे निकलेगा तो इस लाइट के ये पैरेलल जाएगा, देखिए पैरेलल निकलेगा। अब देखिए तो इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में, कि जब ग्लास स्लैब से किसी भी लाइट को हम रिफ्रैक्ट करवाते हैं तो जो फाइनली इमर्जेंट रे है, जो फाइनली इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। जब भी रिफ्रैक्शन 2 बार हो या उससे ज्यादा हो तो जो फाइनली बाहर निकलता है उसका नाम क्या होता है? इमर्जेंट। तो जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और जो इमर्जेंट रे का डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसमें शिफ्ट आ गया है, इसमें एक डिस्प्लेसमेंट आ गया है, एक डिस्टेंस आ गया है। ये जो डिस्टेंस आ गया है रिफ्रैक्शन के कारण, इस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डेल्टा से। इसका नाम होता है, यहां पे हम नाम लिखते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट का नाम होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम होता है?
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा कि लाइट का रिफ्लेक्शन एक ग्लास स्लैब से कराया गया है, रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद जो फाइनली बाहर निकला रे उसको हमको क्या देखने को मिला कि जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन था उससे ये कुछ डिस्टेंस से अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है, और जितना डिस्टेंस से सेपरेट हुआ है इसी का नाम होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में पूछेगा 5 नंबर में कि ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन जब होता है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होता है, उसको आप प्रूफ करके दिखाओ, उसको डेराइव करो। तो इसका डेरिवेशन हम करते हैं। डेरिवेशन के लिए क्या करना है, थोड़ा सा इसे ज्योमेट्री में चेंज करेंगे। देखिए इस पॉइंट का नाम ए मान लेते हैं जहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, और इस पॉइंट का नाम बी मान लेते हैं। बी से जो इंसिडेंट रे का जो पहले वाला डायरेक्शन था इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इसलिए यहां पे ड्रॉ किए हैं कि जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, हमको डेल्टा फाइंड करना है, तो यहां से हम इस पॉइंट का नाम सी देते हैं। अगर हम बीसी फाइंड कर लें तो डेल्टा का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो यहां से अगर डेल्टा बोल रहे हैं तो डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। तो देखिएगा एक ट्रायंगल बना ए बी सी, हम इसी में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में लो तो साइन कॉस टैन सब कुछ वैलिड होता है, हमको फाइंड करना है बीसी। तो देखिए ये ए बी सी ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये वाला कोई एंगल पूछे आपसे कि ये एंगल कितना होगा, तो आई में से आर को घटा दीजिए, यानी कि इस एंगल का नाम होगा आई माइनस आर। अब यहीं से एंगल लेते हैं तो साइन आई माइनस आर लेते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, बीसी, हाइपोटेनस कौन हुआ, ए बी, तो बीसी अपॉन ए बी। हमको चाहिए क्या, बीसी, तो बीसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन आई माइनस आर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। बीसी फाइंड हो गया, क्या रियल वैल्यू मिल गया। तो देखिए ए बी का लेंथ तो हमको पता नहीं है, इसका थिकनेस टी दिया हुआ है, लेकिन ए बी देखिए इंक्लाइंड लाइन है, तो ए बी तो नहीं ना पता है, तो जब तक यहां से ए बी का वैल्यू पुट नहीं होगा बीसी हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। आई और आर तो पता रहेगा, आई और क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो आई मान लीजिए आर मान लीजिए, तो आई आर तो पता है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस हमको नहीं पता है। तो अब क्या बात रह गया कि सर ए बी कैसे निकालें। तो देखिए ए बी के लिए डायमीटर थी जो डायग्राम है इसमें थोड़ा सा और चेंज लाते हैं। इस लाइन को आगे बढ़ा के इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल था ही तो नॉर्मल को आगे बढ़ा दिए, मान लीजिए पॉइंट डी पे मिला, तो यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी डी। ये भी कैसा एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है। अब यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस टैन लगाएं तो ये वाला एंगल हमको आर पता है, तो इसमें हम लगा लेते हैं कॉस। कॉस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए एडी, तो कॉस जो होता है बेस का रिलेशन देता है, तो बेस कौन होगा, कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच। अब बेस है हमारा एडी, एच कौन है, ए बी, ठीक है, एच कौन है, ए बी। हमको क्या चाहिए था, ए बी ना, तो यहां से देखिए तो ए बी का वैल्यू निकल सकता है, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन कॉस आर, और ए डी का वैल्यू देखिए थिकनेस है, ए डी क्या है, थिकनेस है, थिकनेस कितना है, टी, तो ए डी की जगह पे क्या लिख देंगे, टी, तो यानी कि क्या आ गया, टी अपॉन कॉस आर। अब यहां से जो वैल्यू ए बी का आया उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो देखिए यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी का जगह पे टी और ऊपर में क्या है साइन, तो टी साइन आई माइनस आर, और अपॉन में क्या है कॉस आर। तो ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बहुत आसान है। देखिए अगर आपको लगेगा मान लीजिए जब वीडियो देख रहे हैं कि थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा स्पीड को कम कर लीजिएगा, 0.75 आप स्पीड करके देख सकते हैं। आपको ठीक लगता है कि स्पीड ठीक है तो आप नॉर्मली देख सकते हैं, अगर स्पीड आपको स्लो लगता है तो आप उसको फास्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए कि फास्ट पढ़ा रहे हैं स्लो पढ़ा रहे हैं, सब ऑप्शन आपके पास है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा निकल चुका। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें कभी कभी क्या करता है, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम ना, वो पैरेक्सियल रे के लिए पढ़ रहे हैं। अब पैरेक्सियल रे के लिए जो एंगल होता है वो वेरी स्मॉल होता है, तो अगर एंगल को स्मॉल लेके चलेंगे तब क्या सिचुएशन बनेगा उसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिएगा तो लिखते हैं यहां पे फॉर अ स्मॉल एंगल, तो यहां से क्या बन जाएगा, डेल्टा इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर, इसको नेग्लिजिबल मानना है तो साइन थीटा थीटा होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे बचेगा आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस, कॉस आर का वैल्यू नेग्लिजिबल यानी कॉस 0 के आसपास, कॉस 0 1, तो नीचे में क्या हो गया 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टी इंटू आई माइनस आर। तो एक फॉर्मूला यहां से आ गया। एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, तो देखिए डायग्राम पे फिर से आना पड़ेगा, हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। ये इंटरफेस था, ये नॉर्मल था, यहां से लाइट इंसिडेंट हुआ था,
सॉरी ग्लास स्लैब था ना, ग्लास स्लैब वाला देख लीजिए, ये था, ये नॉर्मल, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, ऐसे आया था और यहाँ से फिर ऐसे निकला था पैरेलल, ये था ना। अब यहाँ से देखिए ये एंगल आई था, ये एंगल आर था, ये एंगल आर था और ये एंगल आई था। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इस ग्लास का मान लीजिए कि म्यू है, तो अगर म्यू के टर्म में पूछे तो म्यू का रिलेशन तो स्नेल्स लॉ दिया, तो स्नेल्स के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कैसे बताया कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, तो लिख सकते हैं 1 इंटू साइन आई इक्वल टू जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, तो लिख सकते हैं म्यू इंटू साइन आर। अगर एंगल छोटा है तो साइन आई को आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर लिख सकते हैं, तो आई बराबर क्या आ गया, म्यू इंटू आर। अब यहां से वैल्यू म्यू का वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, तो देखिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, टी इंटू आई को आई रहने दीजिए, आर का वैल्यू यहां से पुट कीजिए, तो आर बराबर आई अपॉन म्यू लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आई अपॉन म्यू, आई कॉमन है तो डेल्टा बराबर लिख सकते हैं टी आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये जो आया लेटरल डिस्प्लेसमेंट इस किसके टर्म में आया, तो ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। तो ये होल एनालिसिस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई पैरेलल ग्लास स्लैब से, इसको पैरेलल ग्लास स्लैब बोलते हैं, दोनों साइड पैरेलल है, तो पैरेलल ग्लास स्लैब से अगर कोई लाइट को इंसिडेंट करा के अगर रिफ्रैक्शन करा रहे हैं तो लाइट रे के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इससे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा ना इसी से रिलेट करता है। अगर एक सिंगल ग्लास स्लैब से रिजल्ट आपको पता चल चुका है, अब इसमें बोलेगा कि मल्टीपल ग्लास स्लैब है, ऐसे ग्लास स्लैब देगा, इसमें ऐसे ऐसे दिखा देगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है। अब इसमें बोलेगा कि लाइट को इंसिडेंट करा के रिफ्रैक्शन कराइए, तो रिफ्रैक्शन कितना बार होगा, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर 3 बार रिफ्रैक्शन हम कराएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट 3 पार्ट में बनेगा, तीनों लेटरल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है कि बताइए टोटल कितना आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगला भी होगा, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अगला आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप अच्छे से देख के इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।